क्या सर्जरी से कैंसर हो सकता है या कैंसर फैल सकता है? 5 से 10% ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनमें कैंसर जीन से फैलता है एक से दूसरे जनरेशन में। यंगस्टर्स, यंग पेशेंट्स को हम आजकल कैंसर देखने लग गए हैं कि क्या बायोप्सी करने से कैंसर हो? बायोप्सी से कैंसर अगर फैलता तो हम सबको जेल हो जाना चाहिए। इस रेट पे ओबेसिटी बढ़ रहा है, दैट कैन बी द नंबर 1 कॉज ऑफ कैंसर इन फ्यू इयर्स। बहुत सारे पेशेंट्स को ओपीडी में कहते हुए सुना है कि सर क्या मुझे कैंसर है? हेलो, as we say goodbye to 2025 and step into 2026, I think the biggest gift as a doctor that I can give to myself and to my family is good health. आज मैंने सोचा कि हम लोग बहुत सारे मरीजों को देखते हैं, बहुत सारी बातें सुनते हैं, उनके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो क्यों ना हम आज फियर को एड्रेस करें डिजीज के साथ साथ। आई एम योर होस्ट डॉक्टर विनीत गोयल एंड विद मी इज डॉक्टर अर्चित पंडित। थैंक यू डॉक्टर विनीत। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चित हूँ। मैं डायरेक्टर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एट फोर्टिस एस्कॉर्ट्स ओखला and we have a huge team over here which is looking after surgical oncology care. सर, हम लोगों ने बहुत सारे पेशेंट्स को ओपीडी में कहते हुए सुना है कि सर क्या मुझे कैंसर है या मुझे कैंसर हो सकता है। तो क्या हर बंदे को कैंसर हो सकता है या इट इज अ एज स्पेसिफिक डिजीज? यस विनीत, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है टू डू दिस पॉडकास्ट इन द न्यू ईयर, क्योंकि बहुत लोगों को ये फियर है कि कैंसर का मतलब डेथ है। सो कैंसर इज नॉट अ डेथ सेंटेंस एनी मोर। आज से 20 साल पहले, 2 डेकेड्स पहले जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता था, उसमें कैंसर में इतना एवोल्यूशन नहीं आया था ट्रीटमेंट में, और उस टाइम पे शायद वो इतना क्योरेबल नहीं था। बट आज की डेट में हम भी जो पेशेंट्स ट्रीट करते हैं, आउट ऑफ 10 आई थिंक वी ट्रीट मोर देन 7 or 8 पेशेंट्स फॉर श्योर। तो बट मेरा एक ये सवाल है कि हम सबकी फैमिली में, चाहे हमारा कोई क्लोज वन हो या डिस्टेंट रिलेटिव हो, सबको कभी ना कभी हमने सुना है कैंसर हुआ है। आई एम श्योर आपकी फैमिली में, मेरी फैमिली में। तो क्या ये एक किस्म का बायस है क्योंकि हम डॉक्टर्स देखते हैं कि हम क्योंकि डॉक्टर्स हैं तो हमें ज्यादा पता चलता है, एज अ सोसाइटी में इट इज अ रैम्पेंट थिंग, इट इज लाइक स्प्रेडिंग लाइक एन एपिडेमिक? एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? क्योंकि डर की बात है, क्या वी शुड बी वरीड? देखिए, डर की बात अब नहीं रही है। अगर हम जल्दी पकड़ते हैं कैंसर को, जल्दी स्टेज में पकड़ते हैं, अर्ली स्टेजेस में, तो उसका क्योर भी बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड अच्छी बात यह है कि अगर हम जल्दी पकड़ते हैं, और उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हम किस तरह से इन कैंसर्स को जल्दी पकड़ सकते हैं। दूसरा जो आपने क्वेश्चन पूछा विनीत, कि हम अपनी फैमिलीज में बहुत सुनते आए हैं कैंसर, एंड अब आजकल हमने एक ट्रेंड देखा है कि यंग पेशेंट्स को हम आजकल कैंसर देखने लग गए हैं, उनमें कैंसर देखने लगे। आज से 20 साल पहले जब हम लोग एम्स और अपने कॉलेजेस में थे, तब हम देखते थे कि 60-50 की एज ग्रुप में कैंसर देखने को मिलता था। बट नाउ वी आर सीइंग पेशेंट्स इन 25 years of age, 30 years of age with breast cancers, uterus cancers, which is very, very getting rampant nowadays. बट मुझे लगता है कि इसमें एक सिल्वर लाइनिंग भी है। Probably we are getting more aware also. Definitely, we are getting more aware, and as you have seen so many patients in our OPD, we are curing them, we are treating them. Even 25, 30, 35 years of age of patients are now living their normal life after the cancer treatment. So, ये तो बात हो गई कि कैंसर हो सकता है कॉमनली, पर क्या जैसे आपने बताया कि ये किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है? तो कैंसर जनरली जो आज तक का ट्रेंड है वो यही रहा है कि यूजुअली 50 की एज के ऊपर जाके ज्यादा कॉमन है। बट नाउ द ट्रेंड्स आर चेंजिंग। नाउ वी आर आल्सो सीइंग कैंसर्स इन यंगर एज ग्रुप एंड आल्सो इन द एल्डरली एज ग्रुप। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक को कैंसर होगा। कैंसर होने के काफी कारण होते हैं जिस वजह से कैंसर होता है। एंड अगर किसी की फैमिली में भी कैंसर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी फैमिली में सबको कैंसर होने के चांसेस हैं। Yes. मुश्किल से 5 से 10% ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनमें कैंसर जीन से फैलता है एक से दूसरे जनरेशन में। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी को फैमिली में कैंसर है
मेरी फैमिली में किसी को कैंसर रहा है, विच इंस्पायर्ड मी टू बिकम अ कैंसर सर्जन। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी फैमिली के मुझे भी होगा। तो बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जिसको हम प्रिवेंट करें, हम यूज ना करें अपनी लाइफ में, ताकि कैंसर से हम बच सकें। मेरा एक्चुअली आज मोटिव इस पॉडकास्ट को करने का यही है कि हम डिजीज से ज्यादा फियर्स को एड्रेस करें। Correct. कोई हम कैंसर स्पेसिफिक, ऑर्गन स्पेसिफिक कैंसर की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल मिथ्स, जनरल फियर्स, जनरल प्रॉब्लम्स, जनरल डाउट्स को एड्रेस करना चाहते हैं। Right. तो फर्स्ट मेरा डाउट सर, और ये हर पॉडकास्ट में बहुत बार डिस्कस हो चुका है, बहुत सारी रील्स भी बन चुकी होंगी कि क्या बायोप्सी करने से कैंसर होता है। आप मुझे आज फिर से बता दीजिए कि क्या बायोप्सी करने से कैंसर होता है। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है तुमने मैंने। बायोप्सी से कैंसर अगर फैलता तो हम सबको जेल हो जाना चाहिए था। तो बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता है। बहुत कम ऐसे ट्यूमर्स हैं, ऐसे कैंसर्स हैं जिसमें बायोप्सी इंडिकेटेड नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अर्ली स्टेज ओवेरियन कैंसर्स, उसमें बायोप्सी नहीं करनी चाहिए। बट अनलेस एंड अनटिल हम बायोप्सी नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो कैंसर है कि नहीं। तो इसलिए बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता और बिल्कुल नहीं फैलता। तो इसका मतलब अगर किसी को कोई गांठ है, कहीं पे भी बॉडी में कोई अल्सर बन गया है, तो उसको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और बायोप्सी के लिए अगर वो इंडिकेटेड है तो बायोप्सी डेफिनेटली करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये वार्निंग साइंस है कि कोई भी लंप है जो छोटा नहीं हो रहा है साइज में, आहिस्ते आहिस्ते बढ़ रहा है, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, बढ़ते जा रहा है, तो उसको चेकअप कराना चाहिए और उसकी बायोप्सी होनी चाहिए। कोई अल्सर है मुंह का जो हील नहीं हो रहा है और 1 महीना 2 महीने हो गए और हील ही नहीं हो रहा है, आपने सब चीजें यूज कर ली, आपने डेंटिस्ट को दिखा दिया, आपने ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखा दिया, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। स्टूल में ब्लड, तो अभी हमारे पास एक पेशेंट आए थे जिनको स्टूल में ब्लड आ रहा है पिछले 4 महीने से, और उनको बवासीर और हेमोरॉइड्स और यही बोल के ट्रीट करे जा रहे हैं, बट उनमें कैंसर था। कोई मोल जो साइज में बढ़ रहा है, कलर में चेंज हो रहा है, वो एक कैंसर हो सकता है। पेट का ब्लोटिंग जो 3 महीने तक ब्लोट ही है, हमने आज छोले भटूरे खाए और हमारी ब्लोटिंग हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कैंसर। बट अगर 3 महीने तक ब्लोटिंग चल रही है और वो ठीक नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसी तरह से कुछ वार्निंग साइंस हैं। अगर हमारा बवल हैबिट्स चेंज हो गए हैं, हम नॉर्मल सॉलिड खाना खाते थे और अब हम खाने लग गए हैं लिक्विड डाइट, और वो पिछले 2 महीने से चल रहा है, तो इसका मतलब है कि अंतड़ियों में कहीं ना कहीं कोई रुकावट है, कोई ट्यूमर है जो सॉलिड खाना नहीं जाने दे रहा है, लिक्विड खाना जाने दे रहा है। और देखिए, एज आई एम ऑल्सो कैंसर सर्जन, तो मुझे पता है कि स्मोकिंग, एल्कोहल, ये तो 100% कैंसर के लिए कॉजेटिव फैक्टर्स हैं। लेकिन बहुत बार क्वेश्चन ये होता है कि सर शुगर का क्या रोल है, फूड्स कौन कौन से खाएं या बचें जिनसे कैंसर हो सकता है। तो ऐसा कुछ आपके एक्सपीरियंस में या आपकी नॉलेज के हिसाब से आपको विनीत, यू ऑलरेडी नो कि टोबैको एंड अल्कोहल से कैंसर ये तो होता है, ये तो फैक्ट है, तो सबको पता है। एग्जैक्टली। बट जो नहीं पता है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नाउ जिस रेट पे ओबेसिटी बढ़ रहा है, दैट कैन बी द नंबर 1 कॉज ऑफ कैंसर इन फ्यू इयर्स। क्योंकि लोग अब स्मोकिंग कम कर रहे हैं और ओबेसिटी ज्यादा बढ़ रहा है। उसका रीजन यह है कि हम वेस्टर्न डाइट फॉलो कर रहे हैं। पहले हमारा डाइट होता था, अब हम वेस्टर्न डाइट फॉलो कर रहे हैं। हम पिज्जास खा रहे हैं, बर्गर्स खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, स्टोर्ड फूड खा रहे हैं, फैटी फूड खा रहे हैं। पहले हम वेजिटेबल्स सांबर, ये सब दीज यूज्ड टू बी वेरी हेल्दी डाइट। एंड पहले हम फिजिकल एक्सरसाइज बहुत करते थे, अब हम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं। अब आजकल हम फोन पे वीडियो गेम खेलते हैं लोग। So ऐसे obesity is now becoming the number 1 cause of cancer now. So you can say कि sugar probably will not cause cancer. Correct. और शुगर से कोई कैंसर सेल्स फास्ट ज्यादा ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि सर मैं शुगर कम कट कर देता हूं तो कैंसर ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। So I would keep it like this कि sugar will cause or help you decrease obesity. Right. And that will decrease your risk of cancer. बिल्कुल बिल्कुल। So sugar does not cause cancer, but sugars खाने से obesity होती है
उस वजह से कैंसर हो सकता है, बट ऐसा शुगर की वजह से जैसे कैंसर नहीं होएगा. And what about the use of these microwaves and phones, cell phones, सेल टावर, सेल cell फोन्स. phones? सो ये सब अभी तक कोई प्रूवन नहीं है. माइक्रोवेव इज वेरी सेफ. आई हैव बीन यूजिंग, माय वाइफ हैज बीन यूजिंग माइक्रोवेव एट होम एंड वी कैन यूज माइक्रोवेव. सेल फोन्स डू नॉट कॉज कैंसर. अभी तक ऐसा कोई प्रूवन डेटा नहीं है. ओके. तो आप एक सर्जन है, तो क्या सर्जरी से कैंसर हो सकता है? ये कैंसर फैल सकता है? देखिए, मेरे को तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सर सर्जरी करेंगे तो कैंसर फैल जाएगा. तो आई अंडरस्टैंड विनीत, क्योंकि आधा टाइम तो ओपीडी में यही चीज समझाने में रहता है कि सर्जरी करवा लीजिए. क्योंकि ना कैंसर क्या है, कैंसर एक टैबू है सोसाइटी में. लोग कैंसर के बारे में बात नहीं करना चाहते. लोग कैंसर अपने नेबर्स को नहीं बताना चाहते. एग्जैक्टली. तो बहुत ज्यादा अफवाहें हैं कैंसर को लेके कि हमसे आप में फैल जाएगा. मेरे से पेशेंट्स ये भी पूछते हैं कि मेरे को कैंसर है तो मैं दादी है कि मेरे पोते को तो नहीं फैल जाएगा. सो ऐसा नहीं है. कैंसर टैबू नहीं है. अपने बोलने से कोई डर नहीं है इसमें. एंड डेफिनेटली इसके अराउंड इतना बड़ा टैबू है कि लोग बात करने से घबराते हैं और डरते हैं. और मेरा क्वेश्चन सर कि सर्जरी से, क्या सर्जरी करेंगे तो कैंसर हो सकता है? सो सर्जरी करने से कैंसर नहीं फैलता है. देखिए, कैंसर सर्जन जब एक सर्जरी करता है तो वो कैंसर सर्जरी के एक प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करके, उस दायरे को फॉलो करके अपनी सर्जरी करता है. अगर कोई सर्जरी करते वक्त ट्यूमर को छूता है या उसको छेड़ता है तब कैंसर फैल सकता है. लेकिन जिस तरह से हमें कैंसर सर्जरी सिखाई जाती है, उस हमारा प्रिंसिपल ये है कि हम कैंसर के दूर रह के सर्जरी करें. सो कैंसर सर्जरी अगर ठीक से हो तो कैंसर सर्जरी से कैंसर नहीं फैलता. कैंसर सर्जरी से कैंसर क्योर होता है. राइट. तो आप जब कैंसर सर्जरी करते होगे, और आई एम श्योर कि आप पेशेंट्स का ऑक्यूपेशन भी पूछते हो कि आप क्या काम करते हो. कोई बोलता है, कोई सिंगर है, कोई टीचर है, कोई रनर है. तो अब सर्जरी में मुझे भी पता है कि हमें डिजीज तो निकालना ही है, पर ऑक्यूपेशन, डज ऑक्यूपेशन हेल्प यू डिसाइड और मॉडिफाई योर थिंकिंग अबाउट फर्दर प्लान कि मैं कैसे इस पेशेंट को अप्रोच करूं, एंड नोइंग कि मुझे कैंसर का क्योर तो 100% देना है, मैं उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता. सो डज इट have any importance to you and occupation of the patient? बिल्कुल विनीत, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब हम क्योर से ऊपर जाके बात कर रहे हैं. अब हम अपने पेशेंट्स को वापस से सोसाइटी में कंफर्टेबली भेजने की बात कर रहे हैं. पेशेंट्स बार बार यही पूछते हैं कि सर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, काम नहीं कर पाऊंगा. हमारे पास अभी एक सेल्समैन आए थे जिनका टंग का कैंसर था. yes. अब मैं टंग की कैंसर की सर्जरी कर दूं और वो बोल ना पाए तो उसका जीवन तो व्यर्थ हो गया वैसे. तो नाउ व्हाट वी हैव स्टार्टेड डूइंग, हम एक ऑन्कोप्लास्टिक रिकंस्ट्रक्शन करते हैं. बेसिकली टंग को इस तरह से बनाते हैं ताकि वो पेशेंट वापस से अपनी नॉर्मल दिनचर्या अपने बता सके, नॉर्मल बात कर सके, अपना रूटीन लाइफ में आए. तो हमने इसी तरह से एक सेल्समैन को, हमारा मेन एम रहता है कि उसके अगर मुंह में कैंसर है तो वो अपनी बात पूरी कर सके, उसकी नॉर्मल आवाज हो, नियर नॉर्मल आवाज हो. उसी तरह से अगर कोई सेलिब्रिटी है जिनकी हमने सर्जरी करी है एंड इफ शी हैज ब्रेस्ट कैंसर, तो हमारा एम रहता है कि हम पूरी ब्रेस्ट नहीं निकालें, हम ब्रेस्ट बचा के सर्जरी करें और कैंसर का ट्रीटमेंट भी कॉम्प्रोमाइज ना हो और उसकी लाइफ भी पूरी रहे. उसी तरह से कुछ पेशेंट्स जिनमें जो एथलेटिक हैं, अगर उनके पाँव में कैंसर है, मसल या हड्डियों में है, तो हम उनको वापस से लिम्ब को कंजर्व करें, लिम्ब को काटे नहीं, और उनको वापस अपने अभी हमारे पास इराक से एक फुटबॉलर जो उनकी नेशनल टीम का फुटबॉलर था, उसकी हमने सर्जरी करी थी जिनका पेट का कैंसर था. मेन एम ये था कि हम उसको लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक से करें ताकि वो वापस अपना इराक जाके अपनी फुटबॉल्स एंड सारी चीजें प्रैक्टिस कर सके. सो जो आपने फर्स्ट लाइन शुरू में पॉडकास्ट में बोली थी कि इज कैंसर अ डेथ सेंटेंस, सो आई थिंक दिस इज अ प्रूफ कि कैंसर इज नॉट अ डेथ सेंटेंस. इवन आफ्टर क्योर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वापस जा सकते हो, सक्सेसफुली जा सकते हैं, एंड प्रोबेबली विद अ स्ट्रॉन्गर विल
एंड एज अ फीलिंग ऑफ अ कैंसर सर्वाइवर कि आप पूरा एक जंग को लड़के आए हो। तो सर बहुत सारे पेशेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर मैं जब मेरा आगे अब ट्रीटमेंट जब होता जाएगा तो मेरा कैंसर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या मेरे को जल्दी आ जाएगा, क्या मुझे लेट आएगा। तो आप कैसे डिसाइड करते हो या उन्हें क्या बताने की, कैसे उन्हें कन्विंस करते हो कि यू आर ओके, यू आर फाइन। देखिए विनीत, अगर कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ है देन उसके चांसेस ऑफ क्योर इज मोर देन 90%। एंड अगर पेशेंट 3 years या 5 years तक जी जाते हैं आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट, देन दे आर मोस्टली क्योर्ड फॉर लाइफ। सो प्रोबेबली दैट इज द रोल ऑफ कैंसर अवेयरनेस। यस। और हमारी सोसाइटी में कॉस्ट, हमारी हेल्थ केयर कॉस्ट इतनी बढ़ रही है, हम लगातार आवर मेडिकल ट्रीटमेंट्स आर गेटिंग एक्सपेंसिव। तो मेरे ख्याल से इसलिए भी ऑल द मोर ये अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, इजंट इट सर? कि जो हम कॉस्ट पहले देखते थे 5-10 years एंड नाउ द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट एज अ कॉस्ट इंडियन। ऑफ ट्रीटमेंट इज डेफिनेटली गोइंग अप, बट अगर आप इंटरनेशनली कंपेयर करें तो इंडियन हेल्थ केयर कॉस्ट इज स्टिल नॉट वेरी कॉस्टली। बट हाँ, लगता है बट हमारे कॉन्टेक्स्ट में, हमारी जनरल पॉपुलेशन के हिसाब से है वो कॉस्टली। तो मैं यही बोलूंगा कि इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैंने मेडिकल इंश्योरेंस लिया तो मेरे एजेंट ने मुझे बोला कि सर आप तो डॉक्टर हो, आपको क्या जरूरत है? एग्जैक्टली। मेरा ट्रीटमेंट थोड़ी ना कोई फ्री में होएगा अगर मुझे कभी कुछ हुआ तो। एग्जैक्टली। आई थिंक मेडिकल इंश्योरेंस इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। आई हैव अ कवर ऑफ 50 लाख, सो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। तो वही है, हम लोग कैंसर ट्रीटमेंट, हम पेशेंट्स आते हैं और उनके पास कवर ही नहीं होता। उनको एक ट्रीटमेंट, हम जो एक बेसिक सर्जरी जो उसको क्योर कर सकती है, वो उसको कराने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। Correct. तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैंसर अवेयरनेस के साथ आपको एक फाइनेंशियल अवेयरनेस भी चाहिए, क्योंकि हेल्थ केयर कॉस्ट आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। कुछ कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स हैं, जैसे कि हमारे कुछ पेशेंट्स हैं हु डोनेट सम मनी, तो वो हम कुछ गरीब पेशेंट्स में यूज करते हैं। देयर आर पीपल हु आर रेडी टू डोनेट। Recently there was a person who donated for a 12-year-old child. Yes. Trehan. So there are a lot of people who are helping out and we reach out to them also. Pradhan Mantri Yojana, Chief Minister Yojana, and हम भी ट्राई करते हैं कि हम अपनी तरफ से अपना कॉस्ट मिनिमम करें ताकि हमारे पेशेंट्स को बेनिफिट मिले अगर उनके पास हेल्थ इंश्योरेंसेस नहीं है तो। कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, मेरे को सर जब एज अ ट्रेनी, जब मैं ट्रेन हो रहा था तो मेरे मेंटोर मुझे हमेशा बोलते थे कि सर्जरी इज द इजीएस्ट पार्ट। सर्जरी तो पूरा ट्रीटमेंट, कैंसर ट्रीटमेंट में सबसे इजीएस्ट है, सिर्फ 2 घंटे का काम है। लेकिन उससे पहले की तैयारी इज अ मैराथन। उससे पहले की तैयारी विल डिटरमाइन हिज नेक्स्ट पेशेंट्स नेक्स्ट 15-20 years। सो तब मुझे वो बात प्रोबेबली इतनी समझ नहीं आती थी, लेकिन नाउ एज आई गो कम इनटू द प्रैक्टिस, माय ओन प्रैक्टिस, तो मुझे पता चला कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्री-हैबिलिटेशन दैट विल डिटरमाइन आवर पोस्ट-हैबिलिटेशन। सो व्हाट आर योर थॉट्स? आपको क्या लगता है इस बारे में प्री-हैबिलिटेशन? अपने व्यूअर्स को, जो भी अगर इनके कोई रिलेटिव्स, नेबर्स, फ्रेंड्स कोई भी कैंसर सर्जरी के लिए अगर जा रहे हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर प्लानिंग। ऐसा नहीं है कि आज मेरे पास पेशेंट आता है और मैं कहता हूँ कि अभी आ जाओ, मैं आज ही सर्जरी कर दूंगा या कल ही सर्जरी कर दूंगा। हमारी सर्जरी के जो रिजल्ट्स हैं, जो उसकी इफेक्टिवनेस है, वो डिपेंड करता है कि हम कितने वेल प्लान्ड हैं बिफोर द सर्जरी। फॉर एग्जाम्पल, हमें गुड न्यूट्रिशन देने की जरूरत है, तभी हीलिंग होगी। उसके लिए वी एडवाइज फॉर हाई प्रोटीन डाइट, good fruits and vegetables, minerals, sometimes multivitamins, so that patient का जो optimization है body का वो अच्छा हो। Chest physiotherapies, chest exercises, incentive spirometries, जो lung के function को improve करता है। और एक बारी lung का function improve होता है तो result and outcome भी improve होता है। Physical exercises, yoga, meditation, walking, these are all part of preparation for a good surgical outcome. And that is why probably our results, we have established a center over here since last 6-7 months and we've done more than 400 surgeries and we have not
हमारी कोई मोर्टालिटी अभी तक नहीं हुई है, Thank- 0 डेथ्स हैं, थैंकफुली। फिंगर्स क्रॉस्ड। यस यस एब्सोल्युटली, So- गॉड हैज बीन काइंड। सो आपने अभी बोला कि गुड न्यूट्रिशन गुड, सो डू यू थिंक दैट सप्लीमेंट्स पेशेंट को लेने पड़ेंगे? अगर एक वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, तो आप उनको क्या एडवाइस करोगे? क्या सप्लीमेंट्स लें या गुड घर का खाना? एक ये भी मिथ है कि सप्लीमेंट्स लेंगे, महंगी महंगी दवाइयां लेंगे, करक्यूमिन लेंगे, हल्दी के लेंगे, 5000 रुपीज का बॉक्स आएगा, सो वही आपको प्रिपेयर करेंगे? सप्लीमेंट्स इज नॉट इम्पोर्टेंट। सप्लीमेंट्स आजकल एक मोर ऑफ फैड बन गया है, एक स्टाइल बन गया है, एंड पेशेंट्स को भी लगता है मेरा डॉक्टर मुझे कुछ दवाइयां दे रहा है महंगी, तो शायद एग्जैक्टली कुछ हाउ इट इज। सो मेरे हिसाब से हम अपने पेशेंट्स को नेचुरल खाना खाने के लिए ज्यादा प्रमोट करते हैं। वी हार्डली गिव देम सप्लीमेंट्स अनलेस एंड कोई प्रोटीन न्यूट्रिशन पाउडर चाहिए हो तो हम एक एडिशनली ऐड करते हैं, बट अदरवाइज नो अदर सप्लीमेंट्स। बट घर का नॉर्मल खाना, हाई प्रोटीन डाइट, इफ यू आर अ वेजिटेरियन यू शुड नो कि सफेद चने, काले चने, इनमें बहुत ज्यादा प्रोटीन है। आप उसको हमस के फॉर्म में ले सकते हैं, आप फ्रूट्स को स्मूदीज के फॉर्म में ले सकते हैं, चीनी की जगह हनी यूज कर सकते हैं या डेट्स यूज कर। So there are lot of ways to make a healthy food edible. ओके सर, मैंने एक पॉडकास्ट सुना था, सीरियसली मतलब लिटिल अनबिलीवेबल फॉर मी, तो उसमें किसी ने बोला कि आप रेडिएशन चेम्बर में सिर्फ मरीज को क्यों भेजते हैं, आप रिश्तेदार को क्यों नहीं भेजते? या रिश्तेदार वहां जाएगा तो उसको भी कैंसर हो जाएगा, इसका मतलब रेडिएशन ही कैंसर कर रही है, इसलिए रिश्तेदार अंदर नहीं जा रहा है, सिर्फ मरीज अंदर जा रहा है। तो क्या ऐसा है कि मतलब अगर हम एक ट्रीटमेंट के लिए, आप क्या रीजन है कि रिश्तेदार अंदर नहीं जा रहा और सिर्फ मरीज जा रहा है? क्या ये भी एक जो रेडिएशन की मशीन जो एक मरीज को क्योर दे रही है रेडिएशन से, क्या वो भी कैंसर कर रही है? ये भी एक और फियरफुल क्वेश्चन है। लोगों को लगता है कि चेस्ट एक्सरेज बार बार करा रहे हैं, सीटी स्कैन बार बार करा रहे हैं, मैमोग्राफी करा रहे हैं, इनमें बहुत कम रेडिएशन होता है और रेडिएशन से इतना कॉमनली कैंसर नहीं होता है। अनलेस एंड अनटिल बहुत ओवर एक्सपोजर हो, दिन पर दिन, साल पे साल एक्सपोजर हो, तब जाके कैंसर हो सकता है, बट वो भी बहुत 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 कम चांसेस होते हैं। सो एक प्रॉपर प्लानिंग के लिए सीटी स्कैन, मैमोग्राफी, दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स और इनसे कैंसर नहीं हो सकता। तो इसलिए आराम से आप अपना टेस्ट कराइए, आपके जो डॉक्टर ने जो एडवाइस किया है आप निश्चिंत होकर वो टेस्ट कराइए। कोई भी ऐसी चीज आपको कोई नहीं बताएगा कि जिससे कैंसर होता है और वो आपको करना चाहिए। तो आपने ये भी बोला कि सर्जरी जब आप प्लान करते हैं या हम ओपीडी में प्लान करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि आपको कल ही सर्जरी करनी है। तो क्या कैंसर सर्जरीज इमरजेंसी होती हैं? जैसे बहुत पेशेंट बोलते हैं कि सर हमें ऐसे बोला गया है कि आज ही एडमिट होना है, कल ही एडमिट होना है। क्या ये एडवाइस भी एक साइकोलॉजिकल फियर, एक पेशेंट के अंदर एंजाइटी कॉज करती है कि क्या मैं ऐसी बीमारी या ऐसी एलिमेंट से सफर कर रहा हूं जो मैंने आज ही नहीं करा तो शायद दैट विल बी द एंड ऑफ लाइफ? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन विनीत। सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी ट्रीटमेंट में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी प्रोजेक्ट में प्लानिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। प्लानिंग में अगर 2 दिन जा रहे हैं, 4 दिन जा रहे हैं, तो इट इज पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, इट इज नॉट आउट ऑफ द वे। एंड 2 या 4 दिन के डिले से कोई डिले नहीं होता कैंसर का ट्रीटमेंट। कैंसर सर्जरी कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं है कि आज पता चला और अभी शाम को ट्रीटमेंट होना चाहिए। वो हार्ट अटैक होता है जो इमरजेंसी है। सो कैंसर का ट्रीटमेंट 2-4 दिन प्लानिंग में, सीटी स्कैन, पेट स्कैन, एमआरआईज, एक्सरेज, वॉट एवर हैव टू बी डन। कार्डियक इवैल्यूएशन होना जरूरी है, ओरल इवैल्यूएशन होना जरूरी है, एंड उसके बाद अगर हम उसकी सर्जरीज करते हैं देन वी कैन गेट वेरी गुड रिजल्ट्स एंड बेटर रिजल्ट्स। एंड जैसे आपने अभी बोला पेट स्कैन, सो पेट स्कैन क्या है? मतलब बहुत लोग नहीं जानते हैं, वो अभी भी उनको डाउट है कि व्हाट इज अ पेट स्कैन। क्या पेट स्कैन ने कुछ दिखाया तो वो कैंसर ही? देखिए, पेट स्कैन एक ऐसा टेस्ट है जो कैंसर में हम फ्रीक्वेंटली कराते हैं।
बट जब कोविड था तब लोग कोविड के लिए भी पेट करा रहे थे। अच्छा। तो बेसिकली पेट स्कैन क्या है? पेट स्कैन में हम ग्लूकोज देते हैं पेशेंट को, और वो ग्लूकोज खाता है सेल्स जो फास्ट मल्टीप्लाइंग होते हैं। जो भी सेल्स फास्ट मल्टीप्लाइंग होंगे वो ग्लूकोज खाएंगे, और उस टाइम पे जब हम सीटी लेते हैं तो पता चलता है कि कहां कहां पे एक्टिविटी हो रही है। तो एक्टिविटी सिर्फ कैंसर सेल्स ही नहीं, ट्यूबरक्लोसिस के सेल्स भी कर रहे हैं, फास्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बैक्टीरिया, वायरस, एंड ये इन सब में भी पेट स्कैन कराया जा सकता है टू सी रिस्पॉन्स इवैल्यूएशंस के ट्रीटमेंट से हमें फायदा हो रहा है कि नहीं। पेट स्कैन सेफ है। रिपीटेड पेट स्कैन्स भी हम कई बार 3-3 महीने 6-6 महीने में कराते हैं पेशेंट्स में, उसमें कोई डर की बात नहीं है। पेट स्कैन बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कुछ कैंसर्स में हम लोग कराते हैं और कुछ में नहीं भी कराते हैं। एंड आई थिंक सबको अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए रिगार्डिंग पेट स्कैन्स, एंड तभी वो पेट स्कैन कराना चाहिए। बट इट इज नॉट टू बी डन फॉर डायग्नोसिस कि भाई मुझे चेक करना है कि मुझे कैंसर है कि नहीं तो मैं पेट स्कैन करा लूं, वो एडवाइजेबल नहीं है। राइट। सो सर, अगर मेरे को कैंसर हो गया और मैं सर्जरी ना कराऊं तो क्या होगा? देखिए विनीत, एक सबसे इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन छेड़ दिया है यहाँ पे, ताकि व्यूअर्स को पता होना चाहिए, क्योंकि उनके दिमाग में एक फियर है विद रिगार्ड्स टू कुछ पेशेंट्स को सर्जरी से फियर है, सर्जरी नहीं कराते। कुछ पेशेंट्स को कीमो से फियर है, वो कीमो नहीं कराते। कुछ को रेडिएशन से फियर है, वो रेडिएशन भी नहीं कराते। आई थिंक ये फियर हटना चाहिए। सर्जरी सेफ है, सर्जरी इजी है, सर्जरी सक्सेसफुल है, एंड सर्जरी ही एकमात्र तरीका है जिससे क्योर अचीव हो सकता है। सेकेंडली, कीमोथेरेपी सेफ है, टारगेट थेरेपी सेफ है, इम्यूनोथेरेपी सेफ है। बहुत एडवांसेस हो चुके हैं, एंड बहुत ही ऐसे मेडिसिन मिल जाते हैं जिससे इनके साइड इफेक्ट्स भी कम हो सकते हैं। एंड सिमिलरली रेडिएशन थेरेपी भी अब इतना प्रिसिशन आ गया है कि इट इज वेरी सेफ, लेस साइड इफेक्ट्स, वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट। कुछ ऐसे कैंसर्स होते हैं लाइक ब्लड कैंसर्स, लिम्फोमास, जिसमें सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। सो कैंसर, व्यूअर्स को ये भी बताने की जरूरत है कि कैंसर एक वर्ड है उनके लिए, हमारे लिए कैंसर 150 150 टाइप्स, 150 टाइप के कैंसर हैं, हर एक का अलग ट्रीटमेंट है। तो जरूरी नहीं है कि हर एक कैंसर में सर्जरी होगी और हर एक कैंसर में कीमो होएगा और हर एक में रेडिएशन होएगा। बट मेरा भी सवाल सर अनआंसर्ड ही रह गया कि अगर मुझे एक कैंसर है जो क्योरेबल है, लेकिन मैं फिर भी सर्जरी नहीं करा रहा, मैं फिर भी कीमो नहीं करा रहा, मैं फिर भी रेडिएशन नहीं करा रहा, तो व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट? क्या वो एक मेरा डिसीजन सही है? वो बिल्कुल इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट कि सब कुछ सेफ है, बट ये फियर भी है, और थोड़ा सा शायद व्यूअर्स को जानने की भी जरूरत है कि अगर आप नहीं करते हो तो अगर क्या आप हो सकता नहीं है? कराएंगे अपना ट्रीटमेंट, चाहे वो सर्जरी हो, कीमो हो या रेडिएशन हो, उसके डर से, तो आपका क्योर संभव नहीं है। इट इज वेरी वेरी क्लियर। मॉडर्न साइंस के हिसाब से कैंसर का ट्रीटमेंट एक प्रॉपर गाइडलाइन अप्रोच होता है। हम उस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं तो हम उसके बेस्ट रिजल्ट तक पहुंचते हैं, एंड उसमें अगर आप सर्जरी नहीं कराएंगे तो क्योर नहीं होएगा। अगर कीमो एडवाइजेबल है और अगर आप कीमो नहीं कराएंगे तो आपके क्योर के चांसेस कम हो जाएंगे। सिमिलरली विद रेडिएशन। तो जस्ट अ वीक क्वेश्चन कि हाउ फास्ट इज द प्रोग्रेशन? आज मुझे कैंसर डायग्नोस हुआ, से ब्रेस्ट कैंसर जो 2 से 3 सेंटीमीटर का है, मैं डिले कर रहा हूं किसी भी पर्सनल रीजन से, कोई डर की वजह से, कोई फाइनेंशियल इशू की वजह से, मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया है, then what should I expect और what is the probable next course of the disease? देखिए पहले तो फिर वो कैंसर, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर ले लें, वो ब्रेस्ट कैंसर का जो लंप है वो वहीं पर ही बढ़ता रहेगा, 2 सेंटीमीटर से 4, 5, 6 हो जाएगा, स्किन को इरोड कर देगा, ब्लीडिंग हो जाएगी वगैरह। उसके बाद वो लिम्फ नोड्स में जाएगा, वहां से बाकी अन्य ऑर्गन्स में पहुंचेगा, लंग्स में पहुंचेगा, लंग को डिस्ट्रॉय करेगा, ब्रेन में जाएगा, ब्रेन को डिस्ट्रॉय करेगा, एंड उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते लाइफ एंड हुई।
राइट, सो कहने का मतलब है कि कैंसर नहीं रुकेगा, इट कैंसर विल नहीं रुकेगा आपके इट आपके विल ओनली टेक योर लाइफ, और उसके बाद ही वो जाके रुकेगा। देखिए, भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी खुद की मदद करना चाहता है। एंड मैंने और आपने भी बहुत बार पेशेंट देखा होगा जो बड़े बड़े कैंसर्स हैं, जिनको ब्लीडिंग हो रहा है, अल्सरेशन हो रहा है, ऑलरेडी स्प्रेड भी हो चुके हैं। अब डिलेमा ये है कि क्या इनको ऐसे ही छोड़ दें, क्या उनको बोले कि आप एक एंड ऑफ लाइफ केयर में है, आप कुछ ना करें, सिर्फ खाने पीने पे ध्यान दें, या फिर हम कुछ उन लोगों को भी कोई सर्जिकली उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए कुछ हम ऑफर कर सकते हैं, जिससे कि whatever time you have a good time with your family, with your grandchildren, with your parents, and वो सफरिंग हम एज अ डॉक्टर, अपने एज अ पेशेंट, हम अपने पेशेंट की वो सफरिंग को कम कर पाए। वेरी गुड विनीत, आई थिंक इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो पेशेंट्स एंड ऑफ लाइफ में कैंसर में जूझ रहे हैं, हम उनका भी एक डिग्निफाइड एंड डिफाइन करें। उसके लिए अगर हमें कुछ सर्जरीज करनी पड़ रही है, जिससे फॉर एग्जांपल अगर वो खाना नहीं खा पा रहे हैं तो हम कुछ सर्जरी करके उनका खाना शुरू करा सकें, या कहीं रुकावट है तो उसको खोल सकें, कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को रोक सकें। इस तरह से हम उनकी जीवन की जो अंत के कुछ दिन है उसको हम पेनलेस, पेन फ्री, मच मोर कंफर्टेबल बना सकते हैं। उसी तरह से कई बारी कुछ ऐसी कीमोथेरेपीज जिसके साइड इफेक्ट्स ना हो, लेकिन वो पेशेंट की पेन और उनकी सफरिंग को कम कर सके, इस तरह के हम ट्रीटमेंट्स दे सकते और हम लोग ब्रेस्ट कैंसर्स को भी रिमूव करते हैं, लार्ज फंगेटिंग ट्यूमर्स हैं। हैं, डेफिनेटली फ्लैप्स करके उनको कवर कर सकते हैं, कवर करते हैं, तो उनका पेन, ब्लीडिंग, वहां पे इन्फेक्शन का रिस्क, वो सब भी कम हो जाता है। Yes. पेशेंट फील्स मोर लिवेबल। Yes. आई थिंक वो एक स्टिग्मा कि अब बच्चे नहीं आ सकते पास में, स्मेल हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, आई थिंक दैट इज ऑल्सो, दैट हेल्प्स इन दैट Very psychological phase of the cancer disease also. Correct. Very good. Very true. So, sir, thank you for this enlightening session जो हमने आज बात करी। हमने शायद यही हमारा पर्पस था कि हम थोड़े से मिथ्स को बर्स्ट करें, तोड़ें, और एक नई एनर्जी के साथ हम आगे जाएं। Thank you, sir. Thank you for this podcast. It was lovely interacting with you. Thank you, Vinny.